न्यूज़ 19 और आज के हम मतदाता टीवी में डॉक्टर पुनीत मलिक जी आपका स्वागत है। जैसे कि यूट्यूब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है डॉक्टर साहब, तो मैं चाहूँगा बहुत संक्षिप्त में थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर पुनीत मलिक है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। मैं ब्रेन स्पाइन एंड नर्व स्पेशलिस्ट। मैं गाज़ियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर में काम करता हूँ और शाम को मेरी क्लिनिक कवि नगर सी ब्लॉक में। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जो ब्रेन या न्यूरो की जो बीमारी होती थी या ज़्यादातर लोग होते थे, कभी जब एक्सीडेंट हो जाता था उस स्थिति में पाया जाता था कि उनका ब्रेन डैमेज हो गया है, अब इनका ऐसी ऐसी व्यवस्था होनी है। लेकिन सर, देखा जा रहा है कि अब जो है अमूमन ये एक बीमारी के रूप में पनपना स्टार्ट हो गया। इसके प्रमुख कारण क्या है? अगर हम हेड इंजरी की बात करें, हेड इंजरी का सबसे कॉमन जो कारण होते हैं वो होता है कि ड्राइव करते टाइम ध्यान ना देना। अल्कोहल पी के बिल्कुल भी ड्राइव ना करें। अगर आप बाइक राइडर हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें। फ़ोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के समय पर ना करें। ये सारी कॉमन गलतियां हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सीट बेल्ट पहने, इन सब करने से, ये सब चीज़ें करने से हम 70% तक हेड इंजरी को अवॉइड कर सकते हैं। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, बहुत अच्छा आपने बताया कि हेड इंजरी इसी वजह से होती है। एक वक्त था कि जो ब्रेन की चाहे वो सर्जरी हो या दिक्कत हो, वो इंजरी के द्वारा देखा जाता था अमूमन। जी जी जी। लेकिन अब जैसे कि मैं घर में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ और मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया या और बहुत सारी न्यूरो की दिक्कतें आ गई, तो उसमें क्या मेन कारण स्ट्रेस है, क्या वजह है? डेफिनेटली स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा कई सारे और रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन हेमरेज या ब्रेन की नस के ब्लॉक होने को ट्रिगर करते हैं, बीपी होना, शुगर होना, कोलेस्ट्रॉल होना, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में रिस्क फैक्टर को बढ़ाते हैं। आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। जैसे आपने बोला, स्ट्रेस भी लाइफस्टाइल का ही पार्ट है। एक्सरसाइज ना करना, डाइट अच्छी ना होना या मोटापा, वज़न ज़्यादा होना, ये भी अपने आप में ट्रिगर करता है, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर को बढ़ाता है। तो यदि हम ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक को किसी भी तरीके से रोकना चाहते हैं, हमें इन चीज़ों में जो भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, उसका आप रेगुलर ट्रीटमेंट लीजिए ताकि आप ब्रेन हेमरेज से बच सके। अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं या एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव लाएं। थोड़ा सा वॉक, कार्डियक एक्टिविटीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो भी आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं वो करें ताकि आप स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर से बच सकें। अब पुनीत जी, जो न्यूरो, जैसे कि जो आम नागरिक है, हमारा भारत देश वैसे काफ़ी शिक्षित हो चुका है, लेकिन न्यूरो शब्द सुनते ही मान वो डर जाता है, उसके अंदर सहम जाता है। तो उसकी जागरूकता के लिए, उसके कॉन्फिडेंस के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे कि ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो कि इसमें सम्मिलित होती है और उसके लिए अब डरने की आवश्यकता नहीं है, उसका इलाज है। जी, कई सारी न्यूरो में ऐसी परेशानी है जिससे लोग बहुत डरते हैं। अगर हम ब्रेन और स्पाइन दोनों की बात करें तो स्पाइन के नाम से तो लोग बहुत डरते हैं कि डिस्क निकल गई है जी, डिस्क का कभी इलाज नहीं कराना या ऑपरेशन नहीं कराना, दवाइयाँ ले लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे। पर कुछ एक परसेंट केसेस ऐसे भी होते हैं जब दबाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें नस के कमज़ोर होने का रिस्क होता है या नस कमज़ोर हो चुकी होती है। और जैसे ही आप स्पाइन सर्जरी की बात करते हैं तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है कि उससे नस पैरालाइज हो जाएगी या उसके बाद मरीज चल नहीं पाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी है आम जनता का जानना कि अब ऐसा नहीं रहा है। नंबर एक, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप की सहायता से नसों को, टिश्यूज़ को बहुत बड़ा करके, मैग्नीफाई करके देखा जाता है, जिसके कारण अब नर्व इंजरी के चांसेस 1% से भी कम रह गए हैं। दूसरा, जो इम्प्लांट हम यूज़ करते थे, कई बार स्पाइन में हमें पेच डालने की आवश्यकता पड़ती है, रॉड डालने की आवश्यकता पड़ती है, अब हम वो न्यूरो नेविगेशन की सहायता से करते हैं। वो एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो जी मैप की तरह काम करता है, जो हमें दिखाता रहता है जी यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे पेच को जाना है, जिससे न्यूरो सर्जरी आज के समय में और भी ज़्यादा सेफ हो गई है। और नर्व को कोई इंजरी तो नहीं हो रही, उसके लिए हम अब न्यूरो मॉनिटरिंग की सहायता लेते हैं, जो जब भी हम किसी नस को छूते हैं या उसके पास होते हैं तो हमारा वो मॉनिटर बता देता है जी कि नर्व परेशान हो रही है, ताकि आप नर्व को सुरक्षित रख सकें। सर, शब्दों में अगर कहा जाए, बीमारियों कुछ नामकरण वगैरह अगर बता दें तो थोड़ा सा
लोगों को फायदा होगा। जी, जैसे मैंने आपको बताया सबसे कॉमन तो हो गई डिस्क की सर्जरी, डिस्क की बीमारी। हाँ जी, डिस्क की बीमारी, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्पाइन के ट्यूमर्स, ब्रेन के ट्यूमर्स, इसके अलावा ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक, इस्कीमिया की तो हमने बात करी ही है। सिर के कई सारे ऐसे इन्फेक्शन है जो हम एज अ न्यूरोसर्जन ट्रीट करते हैं। ये कॉमन बीमारी है जिसके लिए आप न्यूरोसर्जन के पास आते हैं, तुरंत जाके संपर्क करें। हाँ जी, अदर देन हेड ट्रॉमा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। राइट। सर देखा जाता है कि विदेशों में लोग स्वस्थ होते हैं फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे देश में जब बीमार पड़ जाते हैं तब जाते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा अपील करें कि भाई स्वस्थ रहें तो आप आइए। सही समय पर आना बहुत आवश्यक है। कितने ही सारी चीज़ें हैं जिसमें रिजल्ट्स आर रियली वेरी गुड अगर आप समय पर उस बीमारी का इलाज कर पाते हैं, समय पर उस चीज़ को ट्रीट कर पाते हैं। यदि हम नस के पैरालाइज होने के बाद या परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद आते हैं तो कई बार सब कुछ करने के बावजूद भी हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, वो हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है यदि आपको न्यूरो की कोई समस्या है तो आप समय रहते तुरंत अपने कंसल्टेंट से संपर्क और एक अपना नियम बना लें, जैसे कि हम लोग गाड़ी की सर्विस कराते हैं जी, बिल्कुल साधारण भाषा में बोल रहा हूँ सर, बिल्कुल। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई चलो, लेकिन अगर हेल्थ चेकअप भी करा लें तो बेहतर है सर। बिल्कुल। मलिक साहब एक सवाल और भी था। देखा जाता है कि हमारा भारत देश कोरोना के बाद काफ़ी मजबूत हुआ है और एक मेडिकल टूरिज्म के रूप में भी देखा जा रहा है। जी। उसके पीछे क्या वजह है कि बाहर के देश के लोग भी इंडिया में सर्जरी या स्वस्थ होने आते हैं? अगर हम बात करें कंपैरेटिवली वेस्टर्न वर्ल्ड से, अगर हम बात करें तो इंडिया आज भी, इंडिया का हेल्थ केयर बहुत सस्ता है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। हम क्वालिटी एट अ गुड प्राइस ऑफर करते हैं अपने देश में, जिस कारण से दिन प्रतिदिन इंडिया का मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है और कई सारे देशों से मरीज आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट कराने। बढ़ रहा है तो हमारी जो क्वालिटी अच्छी है और रेट अच्छा है। जी। अच्छा सर, जो एडवांस जो तकनीकी है, जैसे कि जिस डिपार्टमेंट में आप हैं उसमें हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं विश्व के जो बड़े देश हैं उनके हिसाब से? जी, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो विश्व के एक कोने में उपलब्ध है और हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। गाजियाबाद में भी है? बिल्कुल जी, गाजियाबाद में भी। जो सारे शब्दों का मैं आपसे प्रयोग कर रहा था, चाहे वो एंडोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी की बात हो, न्यूरो नेविगेशन की बात हो, न्यूरो मॉनिटरिंग की बात हो, ये सारी एडवांस टेक्निक्स हैं जो न्यूरो के क्षेत्र में जो आई हैं, जिन्होंने न्यूरो सर्जरी को सेफ बनाया है। और आज हमारे पास भारत में हर बड़े अगर हम सिटी की बात करें वहाँ पे ये सारी टेक्निक्स अभी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग गाजियाबाद। डॉक्टर मलिक, एक सवाल और भी था कि अब जो है मोबाइल का, लैपटॉप पे काम करने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई, ज़्यादा लोग कान पे ईयरफोन वगैरह लगाते हैं, सब दिमाग से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं मानसिक रूप से, और जो हमारा पॉल्यूशन और प्रदूषण, ये चीज़ें और भी बढ़ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता के लिए कोई मैसेज देंगे कि भाई इन चीज़ों से बचो? डेफिनेटली हमारे पर्यावरण के लिए पॉल्यूशन अच्छी चीज नहीं है। इनसे आप जितना बचेंगे उतना अच्छा। इवन कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि जो फोन से कुछ एक रेडिएशन निकलती है उसका ब्रेन ट्यूमर से संबंध है। ऑल्दो अभी हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, पर हाँ, हम इन सब चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट के लिए जो भी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं वो सब हम करेंगे। उससे हमारे बच्चों का, आने वाली जनरेशंस का लाभ छूटेगा। अमूमन जो लोग ज़्यादा मोबाइल से बात, बस 5 मिनट और ज़्यादा लोग बात करते हैं, उससे मानसिक तनाव होना संभव है? जी, बहुत सारी इश्यूज आते हैं। आपको हम बताएं तो हमारे पास कई सारे यंग पॉपुलेशन आ रही है, यानी कि 20s और अर्ली 30s में पेशेंट्स आ रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ। कारण लंबे समय तक फोन पे बात करना, नेक का पोस्चर का ध्यान ना रखना, और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एक स्टडीज अभी हो रही हैं जो इन रेडिएशन को कई और बीमारियों के साथ, इंक्लूडिंग ब्रेन ट्यूमर के साथ लिंक कर रही हैं, ऑल्दो अभी डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो डेफिनेटली हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत लंबे समय नुकसानदेह है, ज़्यादा लंबा बात करना भी सुनिश्चित रूप से। जी, फोन पे लंबे टाइम तक बात करना, गर्दन का पोस्चर ठीक ना होना, सर्वाइकल की दिक्कतें आना, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है जी। वो आपको इतनी कम उम्र आयु में परेशान कर देती है, नेक में, बोन्स में इतनी चेंजेस ले आती है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पुनीत मलिक जी, एक बड़ा सवाल है। जो फैक्टर आपका है, जिस चीज़ की आप विशेषज्ञ हैं, देखा जाता है कि उसमें
काफ़ी खर्चीला महंगा होता है। तो कोरोना के बाद हर कोई व्यक्ति जो है इंश्योरेंस सेक्टर को मतलब जुड़ने लगा है। क्या आपको लगता नहीं कि इंश्योरेंस सेक्टर वाले उपभोक्ताओं को थोड़ा और एक ब्रीफिंग दें, उनको एक विवरण दें कि भाई आप इन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो चुके हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है जी। अगर हम बात करें, मैंने जैसे अभी बोला, वेस्टर्न वर्ल्ड से इंडियन सेक्टर रिलेटिवली चीप है, पर एक आम आदमी के लिए आज के समय में बड़े हॉस्पिटल में जब भी इलाज करना होता है वो डरता है, बिल को लेकर डरता है। तो ऐसे में मेरे को लगता है हेल्थ इंश्योरेंस का सिग्निफिकेंट रोल है। छोटी सी सेविंग, छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी काफ़ी सारी सेविंग्स को बचा सकता है। तो आई स्ट्रांगली सपोर्ट कि हेल्थ इंश्योरेंस का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए जी। लेकिन वो ब्रीफिंग भी दें। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी है, वो पूर्ण रूप से बताए इसके लाभ, और जो भी इसमें कोई भी छोटे मोटे क्लॉजेज है या जो आम व्यक्ति को नहीं पता है उसके बारे में उन्हें जानकारी दें। सर जो आयुष्मान कार्ड है कोरोना के बाद जो मोदी जी ने आम जनता के लिए लागू किया, वो यशोदा में उपलब्ध है? नहीं, यशोदा में आयुष्मान कार्ड नहीं है, होना चाहिए सर। चलिए इसको पास आउट कर देते हैं सर। ये एक यहाँ का डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट का रूल है सर। जो आयुष्मान कार्ड है सर उसमें और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। बिल्कुल, कुछ जगह है। आयुष्मान कार्ड एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है आम व्यक्ति के लिए, पर हाँ उसमें थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो हमें लगता है और बेहतर होनी चाहिए, और सर हर किसी को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी भी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी उसका एनरोलमेंट होना चाहिए लेटर ऑन, जिससे कि हर आदमी बेहतर इलाज करा सके। सर एक बड़ा सवाल था सर, गाजियाबाद में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत हैं, लोगों का यही कहना है कि बहुत डॉक्टर्स, मैंने बात किया, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज यहाँ बनना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है जी, सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अभी धीरे धीरे मोदी सरकार कई सारे क्षेत्रों में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस खोल रही है, बल्कि जैसे एम्स भी ला रही है। एम्स भी ला रही है। यशोदा में भी अब हमने डीएनबी सीट स्टार्ट की है। बेसिकली डीएनबी भी एक प्रकार का टीचिंग प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट यानी कि एमबीबीएस के बाद वाली पढ़ाई करने के लिए लोग आते हैं। कई स्पेशलिटीज में डीएनबी हमारे यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ पे होगा तो निम्न और मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे, बिल्कुल, और इलाज भी बेहतर हो पाएगा। बिल्कुल। ओके सर, एक बस लास्ट सवाल सर, मैं सभी से पूछता हूँ, अब काफ़ी युवा हैं, इस प्रोफेशन में आप क्यों आए सर? डॉक्टर बनना क्यों पसंद किया? कुछ और भी जा सकते थे। जब मैं छोटा था, मेरे अभी भी छोटे हैं सर आप? मैं जब 6th क्लास में था, ओके, तभी शायद मन में विचार आया था। परिवार में मैंने मेरे बहुत ही करीबी एक व्यक्ति, उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ी थी। शायद तभी मन में ऐसा विचार आ गया था कि नहीं, डॉक्टर बनेंगे। मैं अपने घर में पहला ही डॉक्टर था, मेरे परिवार में और कोई डॉक्टर नहीं था उस समय। बस वो तब एक बार मन में विचार क्लास 6 में मन आया। हाँ जी, क्लास 6 में आपके मन में विचार आया, और फिर तब से बस वही था कि सर्जन ही बनना है। जैसे मैं 11th में पहुंचा तो मेरे से पूछा गया कि क्या बनना चाहते हो। मैं आज भी याद है, मैं फिजिक्स की ट्यूशन में था उस टाइम। मैंने तभी बोला जी मेरे को न्यूरो सर्जन बनना है। न्यूरो, वो भी न्यूरो का। हंसे कि अभी तो एमबीबीएस भी नहीं हुआ है, अभी तो डॉक्टर न्यूरो के बारे में बात करें, और अभी से न्यूरो सर्जन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुदरत ने, परमेश्वर ने साथ दिया। वो ड्रीम आपने पूरा किया। राइट सर। सर एक सवाल मेरा उसी एज में था, आप युवा हैं, एक समय था कि सर हर कोई सर्जन बनना चाहता था, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो है मेडिसिन फील्ड में जा रहे हैं। सर्जन थोड़ा रिस्की फील्ड हो गया है, बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और शुरू से हमारे देश में जो मरीज है डॉक्टर को भगवान मानता है। तो उपभोक्ता फोरम का एक रोल अदा होता है सर, और सर्जन पर विशेष रूप से लागू होता है सर। तो सर क्या उपभोक्ता फोरम को डॉक्टरों को और अधिक लिबर्टी देने की आवश्यकता है? डेफिनेटली बीच में जो मेडिको लीगल कुछ एक नुएंसेस या केसेस बड़े हैं, कई लोग सर्जन बनने से डरने लगे हैं। ये बात बिल्कुल सच है। मैं कई जूनियर से बात करता हूँ, वो थोड़ा हिचकते हैं, पर हाँ डेफिनेटली मेरे को लगता है इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पेशेंट डॉक्टर रिलेशन है और पारदर्शिता। बिल्कुल बिल्कुल, अगर चीज़ें आप क्लैरिटी के साथ चलेंगे, शुरुआत से सब चीज़ें बता के, जैसे सर्जिकल प्रोसीजर है, हर सर्जिकल प्रोसीजर के साथ कुछ ना कुछ रिस्क
बेनिफिट जुड़े होते हैं, वो सब की क्लैरिटी रखेंगे तो ये सारे मसले सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। हमको लगता है कि कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स। यस यस। तो ये अगर हो जाए तो वही जो शुरुआत में डॉक्टर भगवान लोग कहते थे हैं और रहेंगे भी। जी भगवान तो वही है, हम तो अपना काम करें, जो कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो कुछ मरीज के हित के लिए किया जा सकता है वो सब पूरी कोशिश रहती है जी। सर एक चीज़ और बस अंतिम सवाल, जहां हम लोग बातचीत कर रहे हैं यशोदा अस्पताल गाजियाबाद का काफ़ी अच्छा अस्पताल और बेहतर अस्पताल माना जाता है सुख सुविधाओं में। जैसे आम बोलचाल की भाषा में दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि यशोदा में इन चीज़ों की व्यवस्थाएं अवेलेबल हैं। हमारे पास आज के समय में सारे सुपर स्पेशलिटीज़ यशोदा में अवेलेबल है, चाहे आप न्यूरो सर्जन की बात करें, गैस्ट्रो सर्जन की बात करें, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की बात करें, न्यूरोलॉजिस्ट की बात करें, नेफ्रोलॉजिस्ट की बात करें, मतलब ये सारे किडनी सभी सारे विशेषज्ञ हमारे पास है। हमारे पास एक बहुत अच्छी कैंसर टीम है। सो जो भी आज के समय में बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटी मरीज को चाहिए या दी जा सकती है वो सब हमारे पास इस समय है। तो वो बिटवीन जो समय है आपके पास आ सकते हैं, नहीं तो जो आपका कवि नगर वाला क्लिनिक है उसमें भी लोग आपसे आके मिल सकते हैं। डॉक्टर मलिक, अंतिम सवाल, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कैसे व्यक्तित्व लगते हैं? जी मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया हैज एवर सीन एंड वी आर रियली लकी कि हमें उनके रिंग में हम हैं इस समय, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 5 साल भी हम उनके साथ रहेंगे, 24 में भी वही रहेंगे। बिल्कुल। और जो सब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई जी, मोदी जी ने कहा, बस अंतिम सवाल है सर, हाँ जी, कि 1000 वर्षों तक राम की चेतना और राम का संदेश जो है युवाओं में जाए, वो जाता रहेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल। इस बार आपने 22 जनवरी को, मेरे को लगता है पूरे हिंदुस्तान ने दिवाली मनाई है, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो राम खुद आए पहुंचे हों उस दिन अयोध्या। यस, ऐसा फील हो रहा था जी, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। इतने दान पुण्य के कार्य हुए, इतने भंडारे, और लोगों ने मतलब खूब जम के पटाखे जमाए, बजाए और बहुत खूब खुश हुए। एंजॉय किया। सब खुश थे, मन से खुश थे। पूरा भारत एकजुट होके उन्होंने 22 जनवरी को एंजॉय किया, सबने धन्यवाद राम के किया। आगमन का स्वागत किया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा दिन था वो, बहुत शुभ दिन था। और आई थिंक मेरे को नहीं लगता जी उस दिन किसी ने भी दिवाली जैसा फील नहीं किया होगा। बिल्कुल सही। सर, जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है सर? अगर हम कंपेयर करें पहले और अब में, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है, काफी अच्छा हुआ है। काफी अच्छा हुआ है। मेरे को याद है मैं जब गाजियाबाद आया था तो मेरे को लोगों ने डराया था जी, गाजियाबाद जाने के बाद लोग नहीं आते, सिर्फ खबरें आती। ये वाक्य था जो मैं अपने साथ कुछ एक लोगों को लाना चाह रहा था। जी जी जी। पर मैं जब यहाँ आया तो कुछ अलग ही अनुभव किया है। अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव किया है। पर आई थिंक उसके लिए योगी जी और मोदी जी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तभी ये संभव हो पाया। डॉक्टर पुनीत मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।